नहीं नहीं यार, वो उससे पहले रेसिपी खत्म कर देंगे क्विज से, मैंने कहा है उनसे। हाँ, नहीं नहीं, वो कह दिया सर से, वो कह रहे हैं मैं आपको फ्री कर दूंगा उससे पहले। अस्सलाम वालेकुम काश, कैन यू हियर मी? वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा, कल का हमारा जो लेक्चर था वो हमारे को नेट का इशू आ गया था एंड में, तो वो कुछ इनकम्प्लीट रह गया था। पहले हम उसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर हम अगला स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये CRMCS फर्स्ट ए वाले हैं, क्या नाम है यार जी बच्चे जी का? सर। हाँ, जी जी तो सर। आप क्या कह रहे हो कि बच्चे फ्रीलांसिंग करते हैं, तो यूनिवर्सिटी पे कैसे आ जाते हैं अगर फ्रीलांसिंग करते हैं वो लोग हैं? सर वो उसमें वो कहते हैं कि हम रात सारी रात इस काम में लग जाते हैं, तो सुबह इस टाइम होना फिर बेटा बात ये है कि सोते हैं या देखिए ना, यूनिवर्सिटी के टाइमिंग तो वैसे आपके 8 बजे होते हैं, 8:30 बजे होते हैं, तो अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं वो आपका एक एक्स्ट्रा है, अच्छी बात है, लेकिन जी ये कि जी वो सर। जो टाइमिंग है उसको फॉलो करें। फिर इवनिंग में बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेंट आती है, वो कहते हैं सर हमारे पास नेट का इशू है, हम नहीं आ सकते। तो ऑफिशियल टाइमिंग क्योंकि मॉर्निंग की है, तो इसलिए हम लेक्चर कोशिश करेंगे कि मॉर्निंग में ही करें। हाँ, किसी दिन चलिए एक्सेप्शनल ठीक हो, क्लास हो गया तो फिर हम इवनिंग में करेंगे, अदरवाइज हम मॉर्निंग में करेंगे, ठीक है? तो ठीक अपने हो गया सर, ठीक हो गया। स्टूडेंट्स को कह दें कि भैया आप लोग थोड़ा सर सा मैनेज कर लें। 3 दिन हमने रखना है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, बाकी 4 दिन है आपके पास, आप उसमें काम करते रहें अपना जो भी करना है। ठीक हो अच्छा, गया सर। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आ गए हैं स्टूडेंट्स? कितने आ गए हैं? यस सर। तो आपके पास 20 स्टूडेंट्स आए हैं। अच्छा, चलें हम ना जो कल का डेडलॉक का था, हम पहले वो स्टार्ट करते हैं, यानी कि वो उसको एंड करते हैं, बल्कि उसके बाद फिर हम आज का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। जी, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? जी सर, हो यस रही जी है। सर। सर। जी सर। अच्छा, कल हमारी डिस्कशन चल रही थी डेडलॉक के हवाले से, और उसमें हम आखिरी बात डिस्कस कर रहे थे, वो ये था कि डेडलॉक से हमने रिकवरी कैसे करनी है। तो फिर हमने कहा था कि दो पॉसिबिलिटी हैं। एक, हम डेडलॉक के जो 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 प्रोसेसेस डेडलॉक में हैं उन सबको अबॉर्ट कर दें, या उन प्रोसेसेस को वन बाय वन अबॉर्ट करें। अच्छा जी, तो अगर हम सबको अबॉर्ट कर देते हैं तो फिर तो कंफर्म है कि डेडलॉक फिनिश हो जाएगा, उसमें से जाहिर बात है वो प्रोसेसेस किल हो जाएंगे, रिसोर्सेज वापस आ जाएंगे, तो डेडलॉक ही नहीं रहेगा। लेकिन उसमें ड्रॉबैक ये है कि आपने ज़्यादा जो काम किया हुआ है सारे प्रोसेसेस का, वो सबका सब ज़ाया हो जाएगा। तो वन बाय वन में ये फ़ायदा है कि हो सकता है एक या दो प्रोसेस को किल करने से आपके जो है बाकी प्रोसेस जो है वो डेडलॉक से फ्री हो जाए। फिर क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमने 4 प्रोसेसेस हैं से, तो उनमें से किस प्रोसेस को हमने डिसाइड करना है कि पहले हम इसको किल करेंगे। से P1 से P4 तक डेडलॉक में है, तो हमने कैसे डिसीजन लेना है कि P1 को पहले किल करना है, 2 को, 3 को या 4 को। तो उसके लिए वो कहता है कुछ हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं। नंबर 1 है प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस, कि जिस प्रोसेस की हाई प्रायोरिटी है उसको आप किल ना करें, और जिसकी लोएस्ट प्रायोरिटी है सबसे पहले आप उसको किल करें। से P1 से P4 तक 4 प्रोसेस हैं, P2 की प्रायोरिटी सबसे कम है, तो हम सबसे पहले P2 को किल करके देखेंगे। अगर P2 को किल करने से हमारा काम बन गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें नेक्स्ट जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस होगा फिर हम उसको किल करेंगे। इस तरीके से हम चलेंगे, यानी लोएस्ट प्रायोरिटी को पहले सेलेक्ट करेंगे और फिर ऑनवर्ड हम हाई प्रायोरिटी की तरफ मूव कर जाएंगे। फिर है हाउ लॉन्ग प्रोसेस हैज कंप्यूटेड एंड हाउ मच लॉन्गर टू कंप्लीशन, कि एक प्रोसेस ने अपना कितना परसेंट काम कंप्लीट कर लिया है। अब एक प्रोसेस है उसने अपना 10% काम किया है और 90% रहता है, एक प्रोसेस ने अपना 70% कंप्लीट कर लिया और 30% रहता है, तो ऑब्वियसली आप उसको किल करेंगे जिसका 10% काम हुआ है और 90% रहता है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा जो लॉस होगा वो थोड़े काम का लॉस होगा, 10% का लॉस होगा, जबकि वो अगर 70% वाले को हम करेंगे तो वो हमारा 70% का लॉस हो जाएगा। अच्छा, तीसरा पॉइंट हो सकता है कि जी रिसोर्सेज दैट द प्रोसेस इज होल्डिंग, कि कुछ हो सकता है एक प्रोसेस है जो सिर्फ एक या दो रिसोर्सेज होल्ड कर रहा है, जबकि एक प्रोसेस ऐसा है जिसके पास 5 या 6 रिसोर्सेज हैं। तो अगर 5 या 6 वाले रिसोर्सेज वाले प्रोसेस को हम किल करेंगे तो वो 5-6 रिसोर्स फ्री होंगे, और इस बात की पॉसिबिलिटी होगी कि ये जो रिसोर्स फ्री हुए हैं ये बाकी जो प्रोसेस हैं उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देंगे और बाकी प्रोसेस का डेडलॉक खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है जिस प्रोसेस के पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं उसको पहले किल करने का हमें ज्यादा फायदा हो सकता है। और फिर है जी हाउ मेनी प्रोसेसेस विल नीड टू बी टर्मिनेटेड, फिर ये बात कि हमें कितने किल करने हैं, एक करना है, दो करने हैं, तीन करने हैं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि डेडलॉक कब खत्म हो जाएगा। और आखिर बात ये भी हो सकती है कि जो जिस प्रोसेस को हम किल कर रहे हैं क्या वो इंटरेक्टिव प्रोसेस है या बैच प्रोसेस है। इंटरेक्टिव और बैच प्रोसेस का मतलब ये होता है कि इंटरेक्टिव प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जो बार बार यूजर के साथ इंटरेक्शन करते हैं, यानी इनपुट और आउटपुट जो है वो
कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप कोई सेटअप चलाते हैं किसी हैवी सॉफ्टवेयर का, तो इनिशियली जब सेटअप चल रहा होता है तो वो आपसे बार-बार आपसे डायलॉग की शक्ल में आपसे पूछ रहा होता है कि इंस्टॉलेशन कहाँ पे करनी है, कौन-कौन से कंपोनेंट करने हैं, पाथ क्या सेट करना है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपसे वो पूछ रहा होगा। लैंग्वेज कौन सी है, टाइम ज़ोन कौन सा है, वगैरह-वगैरह। तो हम कहते हैं इंटरेक्टिव प्रोसेस। और बैच प्रोसेस वो होते हैं जो कि ग्रुप की शक्ल में सबमिट करवाए जाते हैं सिस्टम में, और उसके बाद वो बैकग्राउंड में साइलेंटली रन होते रहते हैं और उसके बाद एट द एंड वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप यूँ समझ लें कि आपने कहा जी 1 जीबी का डेटा है, वो लोकेशन ए से बी पे ट्रांसफर कर दो, तो एक दफ़ा ये कमांड दे देंगे, उसके बाद ये खामोशी से चलती रहेगी, ये बार-बार आपको इंटरप्ट नहीं करेगी। तो इसको हम कहते हैं हमारे बैच या इंटरेक्टिव प्रोसेसेस। अच्छा, तो जब हम कहते हैं कि रिकवरी करनी है तो उसमें हमें 3 चीज़ें का ख्याल रखना पड़ता है। एक है हमारे पास जी सिलेक्टिंग अ विक्टिम, ये जो पिछला पॉइंट था ये सिलेक्टिंग अ विक्टिम वाला था, ये वाला पॉइंट कि जी हमने किस प्रोसेस को किल करना है, यानी जिस प्रोसेस को हम किल कर रहे हैं वो हमारा विक्टिम हो गया, ठीक है? तो ऐसे प्रोसेस को सिलेक्ट करें जिसमें हमारी जो मिनिमम कॉस्ट उसमें इस्तेमाल हुई हो, एक बात। दूसरी बात ये कि रोल बैक, रिटर्न टू सम सेफ स्टेट, रीस्टार्ट प्रोसेस फॉर दैट स्टेट। जब हम प्रोसेस को किल करते हैं तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमारे पास सब प्रोसेसेस के अंदर सेफ स्टेट्स होती हैं। आप इसको ऐसे समझ लें जैसे आप एक वर्ड की फाइल पे काम कर रहे हैं। इनिशियली आपने एक पैराग्राफ लिखा, उसके बाद आपने उसको सेव कर लिया या वो ऑटो सेव होगी। फिर सेकंड पैराग्राफ लिखा, फिर वो ऑटो सेव होगी, फिर थर्ड पैराग्राफ लिखा, फिर जब आप फोर्थ पैराग्राफ के मिड में थे, वहाँ पे कहीं आपका प्रोग्राम जो है वो इमैच्योरली टर्मिनेट हो गया, अबॉर्ट हो गया। तो अब आपके पास आप 3 पैराग्राफ लिख चुके थे और सेव कर चुके थे। जो चौथा पैराग्राफ था वो भी आपने सेव नहीं किया था। तो जो लॉस होगा वो कौन सा होगा? सारा लॉस हो जाएगा या फोर्थ पैराग्राफ लॉस होगा? 4 पैराग्राफ। ठीक है, फोर्थ पैराग्राफ जो है हमारा लॉस होगा क्योंकि वो हमारा सेफ नहीं होता। जो आखिरी हमारा सेफ पॉइंट है वो हमारा क्या बन जाएगा, वहां तक हम अपने प्रोसेस को रोल बैक कर देंगे। रोल बैक का मतलब ये होता है कि आपका वो प्रोसेस जिसने जो उसका आखिरी सेफ पॉइंट है वहां तक वो सेफ रहेगा, उससे पहले वाला वर्क अवेलेबल रहेगा, उसके बाद का जो वर्क है वो हमारा जो है वो लॉस हो जाएगा। तो ये कहते हैं कि जब हम प्रोसेस को किल कर रहे होते हैं बेसिकली हम उसे रोल बैक करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, लेकिन बाज़ जगह पे ये रोल बैक की ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगी। बाज़ प्रोग्राम ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक सी का प्रोग्राम बनाया, पाइथन का प्रोग्राम बनाया, आपने उसको रन किया। अब वो जो रन हो रहा है वो उसकी आउटपुट उस पे आ रही है, उस पे आपके डिस्प्ले पर आ रही है, स्क्रीन पर आ रही है। अब वो काफ़ी लंबा प्रोग्राम है, वो काफ़ी देर तक चलता है, जैसे वो 10 मिनट तक चलता है। अभी वो प्रोग्राम 2 या 3 मिनट चला और दरमियान में आपने उसको टर्मिनेट कर दिया किसी भी रीज़न की वजह से, तो उसकी जो आउटपुट है वो आपके पास कहीं सेव नहीं होगी। तो इसका मतलब है उसमें जितनी भी आउटपुट हुई है, जो भी कंप्यूटेशन हुई, वो सारी ज़ाया हो गई और दोबारा से आप उस प्रोसेस को ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। तो बाज़ जगह पे हमें रोल बैक मिल जाता है और बाज़ जगह पे हमें रोल बैक नहीं मिलता। अच्छा, कहता है एक इसमें प्रॉब्लम आ जाता है स्टारवेशन का कि बाज़ दफ़ा अगर प्रायोरिटी स्कीम है सपोज़ कर लें, तो अगर बाकी हाई प्रायोरिटी प्रोसेस हैं और 1-2 प्रोसेस लो प्रायोरिटी प्रोसेस हैं, तो जो हमेशा सिलेक्शन होगी वो लो प्रायोरिटी प्रोसेस की होगी। तो उसका मतलब ये होगा कि वो प्रोसेस जो हमेशा सेलेक्ट हो जाएगा वो तो फिर कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकेगा। तो इसको फिर वही कहते हैं कि हमारे पास क्या हो गया, स्टारवेशन हो गई। इन दैट सेंस कि अब वो प्रोसेस जो है वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा, क्योंकि हर दफ़ा क्या है वो डेडलॉक आ जाता है और डेडलॉक की वजह से हम उसको किल कर देते हैं और वो एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाता है और वो अपनी कंप्लीशन नहीं कर पाता। तो फिर हम कह देंगे ये अगेन क्या हो गई, स्टारवेशन की सूरत हाल पैदा हो सकती है जब हम 1 बाय 1 प्रोसेस को किल करते हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर है वो डेडलॉक के हवाले से था। इसमें कोई क्वेश्चन या वो कल जो बैंकर्स एल्गोरिथम था उसके हवाले से कोई बात है? ठीक नहीं तो अगर हम आगे चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। सर कल जी, वाले जो लेक्चर की रिकॉर्डिंग सेंड कर दें। जी बच्चे, कल वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग सेंड कर दें। कल वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग, हाँ वो असल में मेरे पास बच्चे पैकेट खत्म हो गया था नेट का, तो वो आज मैं उसको अपडेट कर दूंगा। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उनकी ओके सर। वो सारी मैं आपके एलएमएस पे डाल दूंगा। और गालिबन ओके मैंने सर, जो थैंक यू। डेडलॉक वाली तो मैंने शायद अपलोड कर दी थी एलएमएस पे स्लाइड्स, वो आप चेक करें। यस सर, और यस सर, वो की थी। आज मेमोरी वाला वो भी फिर मैं अपलोड कर दूंगा और Zoom की मीटिंग भी कर दूंगा, वो कोई इशू नहीं। तो जी जो कल आपने बैंकर एल्गोरिथम वाला पढ़ाया वो वाला अपलोड किया आपने? जी बच्चे दोबारा पूछें। सर जो आपने कल बैंकर एल्गोरिथम वाला पढ़ाया जी जी, वो अपलोड किया आपने? आवाज आपकी डिस्टॉर्ट हो जाती है। बैंकर एल्गोरिथम पढ़ाया था, आगे
सर ये पूछा जो कल आपने बैंक एल्गोरिथम का पेश किया है। वो आवाज आज डिस्टॉर्शन ज्यादा आ रही है तो मुझे आवाज आपकी मिक्सअप हो रही है। सर जी बोले। सर ये जो स्टारवेशन है इसका भी सोल्यूशन एजिंग ही होगा? इसका सोल्यूशन एजिंग हो सकता है या इसका सोल्यूशन जो स्टारवेशन है ना, ये इस जो ये स्लाइड नजर आ रही है, जो 6 पॉइंट है, इनकी वजह से हो रही है। यानी इनमें से हम जो अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो अगर प्रायोरिटी है तो वो बेसिकली एजिंग बन सकता है उसका सोल्यूशन। क्या हम क्या करें, उस प्रोसेस की प्रायोरिटी को बढ़ाना शुरू कर दें, या फिर हम कुछ इस तरह की कंडीशन लगा लें कि अगर हर दफा एक ही प्रोसेस सिलेक्ट हो रहा है तो अगली दफा हम कोई कंडीशन लगा लेंगे कि ये प्रोसेस पहले किल हो चुका है तो फिर इस दफा हम उसे किल नहीं करेंगे। तो उसके मल्टीपल सोल्यूशन हमारे पास जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, फिर हम यस सर ओके। ठीक है, मंगल चैप्टर स्टार्ट। अच्छा जी, हम कहाँ पे हैं? हम यहाँ हैं। नहीं ये नहीं, सॉरी ये है। ओके चैप्टर नंबर 8। अच्छा जी, अब हमारे पास है जी चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट का है। अब तक जो हम डिस्कशन कर रहे थे वो हमारी प्रोसेस मैनेजमेंट की थी, जिसमें हमने प्रोसेस को देखा, उसके सिंक्रोनाइजेशन की इशू, थ्रेड्स, उसके अलावा डेडलॉक और स्केजुलिंग। तो ये सारा काम जो था प्रोसेस के हवाले से था। याद हो आपको चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको इनिशियली बताया था कि हमारे पास जो है वो प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन टास्क होते हैं। तो ये सेकंड हमारा जो चैप्टर है, सेकंड जो हमारा यानी आपकी बुक का जो थर्ड पार्ट है बेसिकली वो है मैनेजमेंट का, मेमोरी मैनेजमेंट का। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे रैम के हवाले से जो मेन मेमोरी है, और इसमें हम डिस्कस करेंगे वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट। तो इसके मेन जो इसमें हम डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड है, स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट है, कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन, सेगमेंटेशन और पेजिंग। यहाँ तक हम डिस्कस करेंगे। आगे जो है वो हम फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे, अगर बाद में हमें टाइम मिला तो हम फिर इसको चेक करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है जी इस चैप्टर के? टू प्रोवाइड अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अबाउट द वेरियस वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग मेमोरी, के हमारे पास जो मेमोरी हार्डवेयर है उसको हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, और डिफरेंट मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स इंक्लूडिंग पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। ये दो टेक्निक्स हैं, वे हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे मेमोरी मैनेजमेंट में इस्तेमाल की जाती हैं। उसके अलावा फिर इंटेल आर्किटेक्चर की उसने डिस्कशन की हुई है। अच्छा, इसका कुछ बैकग्राउंड है कि जी हमें ये पता है कि एवरी प्रोसेस दैट इज रनिंग दैट इट हैज टू रिजाइड इन द मेन मेमोरी, इट नीड्स सम स्पेस इन द मेमोरी। तो ये तो बात कंफर्म हो गई कि अगर 5 प्रोसेस चला रहे हैं तो हमें पांचों के लिए पांचों को हमें रैम में स्पेस चाहिए। Then there is a issue कि as we increase the size of multi programming, तो हमें ज़्यादा प्रोसेसेस को मेमोरी में स्टोर करना होगा एट ए टाइम, ठीक है। और जब एट ए टाइम ज़्यादा को करेंगे तो इसका मतलब है हमारे पास मेमोरी के साइज का इशू बन सकता है। मेमोरी अगर आप हिस्ट्री देखें तो पहले मेमोरीज हमारे पास एमबीज में हुआ करती थी, फिर हमारे पास वो बढ़ के अब जीबीज में आ गई है। जीबीज में अब उसका साइज बढ़ता जा रहा है। 4GB 8GB अब कॉमन है, इससे ज़्यादा भी है, आराम से अवेलेबल है। एक ज़माना था कि हमारे पास जीबीज में हार्ड डिस्क हुआ करती थी और रैम जो है वो सिर्फ एमबीज में हुआ करती थी। तो ये इशू हमेशा से चलता आ रहा है। और साथ साथ फिर ये भी है कि जो सॉफ्टवेयर है उनकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही है। 3D किस्म के आप सॉफ्टवेयर या गेम्स इस्तेमाल करते हैं तो हैवी ग्राफिक्स उसमें रिक्वायर्ड है, हैवी मेमोरी उसमें ऑब्वियसली रिक्वायर्ड है। बहुत बड़ा डेटाबेस है हमारे पास, बिग डेटा पे हम काम कर रहे हैं, तो फाइल सेट्स का बहुत बड़ा है, मिलियंस ऑफ फाइल्स में हम काम करें तो प्रोसेस बहुत बड़ा है, उसका डेटा सेट बहुत बड़ा है। तो जाहिर बात है हमें मेमोरी मैनेजमेंट ज़्यादा चाहिए, मेमोरी ज़्यादा चाहिए, और फिर हमें मेमोरी मैनेजमेंट एफिशिएंटली करनी पड़ती है। अच्छा जी, वो कहता है कि प्रोसेस के अंदर हर प्रोसेस को जो है वो मेमोरी एलोकेट की जाती है। ये एक डायग्राम है जिसके अंदर हम दिखा रहे हैं कि ये जो रेक्टेंगल बनी हुई है बेसिकली दिस इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी स्नैपशॉट। अब इसमें वो बता रहा है कि जो ये ऊपर ग्रे एरिया दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि दिस एरिया इज कवर्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, ये बात भी हम कर चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ इज अ सॉफ्टवेयर। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो खुद भी मेमोरी में या रैम में स्पेस ऑक्यूपाई करता है। बल्कि जब आपकी विंडोज लोड होती है या आपका जो सिस्टम लोड होता है, बूट होता है, तो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर आपके मेमोरी में जगह लेता है वो आपका ओएस ही होता है। ओएस लोड होता है, उसके बाद फिर ओएस जो है बाकी प्रोग्राम्स को लोड करेगा या बाकी जो प्रोसेस है उनको लोड करेगा वन बाय वन।
अच्छा, उसके बाद फिर वो आपको बता रहा है कि और नॉर्मली ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 0 लोकेशन के ऊपर है। इसका मतलब है कि जो सबसे स्टार्टिंग एरिया है वो हमारे पास ओएस के पास चला जाएगा। अब जो अगर आपके पास 4 GB की रैम है और 4 GB में से सपोज कर लें जी हाफ GB आपका ओएस ले रहा है, तो आप यूँ समझ लें रफली आपके पास 3.5 GB जो है वो अवेलेबल है बाकी प्रोसेसेस के लिए। फिर इसमें आ गया प्रोसेस 1, फिर इसमें आ गया 2, प्रोसेस 3। हर प्रोसेस के लिए जो है एक एड्रेस रेंज बन रही है। ये 256 000 से स्टार्ट होके 300 और 40 तक जा रहा है। तो ये एरिया जो है वो प्रोसेस ए के लिए मार्क हो गया, फिर ये बी के लिए मार्क हो गया, सी के लिए मार्क हो गया। ऐसे ही जैसे हमारे पास हाउसिंग स्कीम होती है तो उसमें घरों के एड्रेसेस होते हैं कि ये मकान नंबर यहाँ से यहाँ तक मकान नंबर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे इसमें प्रोसेस ऐड होते जाएंगे ये एरिया मार्क होता जाएगा। तो अगर इसमें देखें तो हमारे पास हर प्रोसेस के लिए हमारे पास दो नंबर्स हैं या दो एड्रेसेस हैं। एक उसका स्टार्टिंग एड्रेस है, इस स्टार्टिंग एड्रेस को हम कह रहे हैं बेस एड्रेस। अगर हम इस सेकंड या जो मिडल में प्रोसेस है इसकी हम बात करें तो इसके लिए जो बेस एड्रेस है वो हमारे पास बन रहा है 30040। दिस इज योर बेस एड्रेस और दिस इज योर स्टार्टिंग एड्रेस कि यहाँ से प्रोसेस बी का एरिया स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक है हमारे पास लिमिट एड्रेस। लिमिट एड्रेस क्या होगा, जहां प्रोसेस बी का एरिया जहां से स्टार्ट हुआ और जहां पे एंड हुआ उन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा। अगर मैं सिंपल एग्जांपल में बताऊं, सपोज करें प्रोसेस बी के लिए जो बेस एड्रेस है वो है 110, ठीक है, और प्रोसेस बी कहां तक जा रहा है, 110 से 150 तक जा रहा है। तो लिमिट में क्या वैल्यू आएगी, 150 माइनस 110, तो हमारे पास आंसर आएगा 40। तो बेस में हमारे पास जो है वो एड्रेस आ जाएगा 110 और लिमिट में आंसर आ जाएगा 40। आप जब बेस में लिमिट ऐड करेंगे तो हमारे पास 150 आएगा और 150 उस प्रोसेस का एंडिंग एड्रेस होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लास ये पॉइंट क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब इन बेस एड्रेस और लिमिट एड्रेस को हम पढ़ते हैं। कहता है अ पेयर ऑफ बेस एंड लिमिट रजिस्टर डिफाइन द लोकल एड्रेस स्पेस। अब हमने पढ़ा था रजिस्टर्स होते हैं और हमने कहा था कि वो स्पेशल पर्पस भी होते हैं। तो एक पेयर ऑफ रजिस्टर्स है जिसको एक को हम कहते हैं बेस रजिस्टर और एक को कहते हैं लिमिट रजिस्टर। तो हर प्रोसेस के साथ एक बेस रजिस्टर होगा, एक लिमिट रजिस्टर होगा। बेस रजिस्टर बेस वैल्यू को होल्ड करेगा, लिमिट रजिस्टर लिमिट वैल्यू को होल्ड करेगा उस प्रोसेस के लिए। तो अगर 5 प्रोसेस है तो इसका मतलब है 10 हमारे पास रजिस्टर्स होंगे, 5 बेस और 5 लिमिट। हर जो एक पेयर है वो एक प्रोसेस के साथ एसोसिएट हो जाएगा और हर प्रोसेस का बेस और लिमिट को वो होल्ड करेगा। CPU must check every memory access generated in user mode to be sure it is between base and limit of the user। अब वो ये कहता है कि जब आपके पास CPU कोई एड्रेस जनरेट करेगा, एड्रेस कैसे जनरेट करेगा, आपके पास प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है a is equal to 5। आप कहते हैं कि a में वैल्यू 5 डाल दो। अब a क्या वेरिएबल है जो आप ऊपर कहीं डिफाइन कर चुके हैं। अब a जो है वो किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन का नाम है। बेसिकली वेरिएबल जो होता है वो कोई ना कोई मेमोरी लोकेशन होती है या मेमोरी एड्रेस होता है। अब a का जो एड्रेस बन रहा है, सपोज करें वो एड्रेस जो बन रहा है वो 125 बन रहा है। तो हमेशा जब भी CPU से कोई एड्रेस जनरेट होगा तो सबसे पहले ये चेक किया जाएगा कि ये जो एड्रेस है ये विद इन द रेंज है या आउट ऑफ रेंज है। अब रेंज से क्या मुराद है, रेंज से मुराद ये है कि दिस एड्रेस शुड बी ग्रेटर देन द बेस एंड इट शुड बी लेस देन द बेस प्लस लिमिट, ठीक है। अभी हमने वो एग्जांपल की कि जी एड्रेस प्रोसेस बी है और उसका जो बेस एड्रेस है वो 110 है, उसका लिमिट जो है वो 40 है, एंडिंग एड्रेस बन जाएगा 110 प्लस 40 150। तो अगर एड्रेस जनरेट होगा इस प्रोसेस के लिए वो 110 और 150 के दरमियान होगा तो दैट विल बी अ वैलिड एड्रेस। और अगर वो इससे बड़ा हो यानी 150 से बड़ा हो, 160 170 हो या 110 से कम हो, 100 हो 90 हो, तो वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड एड्रेस हो जाएगा। क्योंकि वो तो प्रोसेस बी का एरिया नहीं है ना। प्रोसेस बी का एरिया तो एक्सक्यूज मी, प्रोसेस बी का एरिया तो 110 से 150 के दरमियान है। तो जो प्रोसेस बी के लिए वैलिड एड्रेस होगा वो इन दोनों रेंज के दरमियान में होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए और इससे छोटा नहीं होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि जब भी CPU एड्रेस चेक करता है, एक एड्रेस जनरेट होता है, तो CPU मस्ट चेक एवरी मेमोरी एक्सेस जनरेटेड इन द यूजर मोड टू बी श्योर इट इज बिटवीन बेस एंड लिमिट ऑफ दैट प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे ये इसने इसको बता रखा है कि हार्डवेयर एड्रेस प्रोटेक्शन कि हम कैसे प्रोटेक्शन करते हैं। ये बेस है, ठीक है। यहाँ पे वो ये हर प्रोसेस के लिए ये काम होगा। एक प्रोसेस है उसके लिए जो उसका बेस एड्रेस है वो यहाँ स्टोर हुआ है, ये बेस उसका सपोज कर लें बेस रजिस्टर है, ये सेकंड रजिस्टर है जिसे हम कह रहे हैं बेस प्लस लिमिट रजिस्टर।
अब यहाँ से सीपीयू ने एक एड्रेस जनरेट किया। सीपीयू का जो एड्रेस है, अगर इसकी वैल्यू इस बेस से ग्रेटर होगी तो उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, यस है। और अगर इसकी वैल्यू इस बेस से लेस होगी तो हम कह देंगे नो। नो का मतलब है ट्रैप टू द ऑपरेटिंग सिस्टम एड्रेसिंग एरर। अभी हम बात करते हैं कि 110 और 40 की, तो यहाँ पे बेस में वैल्यू है 110। अब अगर सपोज करें सीपीयू से एड्रेस आ रहा है 105, अब 105 इज लेस देन बेस, तो ये हमारी कंडीशन नो में चला जाएगा। और नो का मतलब ये हुआ कि आपके पास ये इनवैलिड एड्रेस है इस प्रोसेस के लिए। इसके लिए वैलिड कौन सा होगा, 110 या 111, 120, 30 अप टू 150 तक। तो पहली तो कंडीशन ये चेक की जाएगी, यानी कि जो सीपीयू से एड्रेस जनरेट होगा उसकी वैल्यू को कंपेयर किया जाएगा कि वो बेस से छोटी तो नहीं है। अगर वो बेस से छोटी है तो वो इनवैलिड है, अगर वो बेस के बराबर है या बेस से बड़ी है तो फिर वो वैलिड है। अगर वो वैलिड है, यस है, तो फिर हम जाएंगे सेकंड कंडीशन पे। अब हम सेकंड कंडीशन लगाएंगे बेस प्लस लिमिट के ऊपर। अब वो जो एड्रेस है कहीं वो इतना बड़ा एड्रेस तो नहीं है कि वो उसकी लिमिट से भी आगे निकल गया। अब सपोज करें एड्रेस है 170, हमारे पास 110 प्लस 40 हमारे पास बनता है। अब यहाँ पे जो है वो बेस प्लस लिमिट है, तो इसका मतलब है 110 बेस का, लिमिट का 40, तो ये हमारे पास आ गया 150। तो अब हम 170 को कंपेयर करेंगे इस 150 से। अब अगर ये एड्रेस 150 से बड़ा हो जाता है तो उसका मतलब हो गया मतलब ये एड्रेस हमारे पास इससे छोटा है तो ठीक है, वैलिड है, हम इसमें जाएंगे यानी मेमोरी में चले जाएंगे। लेकिन अगर ये सीपीयू एड्रेस इससे बड़ा हो जाता है तो फिर हमारे पास ये अगेन क्या हो गया, इनवैलिड एड्रेस हो गया, ये एरर जनरेट हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी एड्रेस जो 110 से छोटा होगा या 150 से बड़ा होगा वो इनवैलिड हो जाएगा। जो 110 और 150 की रेंज में होगा, इन दो कंडीशन को चेक करने के बाद तो वो फिर वैलिड एड्रेस हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर, दोबारा बताइए। यस सर, यस सर, क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है कि हमारे पास एड्रेसेस जो है वो 3 टाइम्स के ऊपर एड्रेस बाइंडिंग की जाती है। अच्छा, एड्रेस बाइंडिंग क्या होती है? एड्रेस बाइंडिंग का मतलब ये है कि एड्रेस बाइंडिंग का एक प्रोसेस होता है जिसमें हम स्टेटमेंट लिखते हैं a इज इक्वल टू b प्लस c, या हम लिखते हैं d इज इक्वल टू 10। तो a b c या d या प्लस या माइनस ये हमारे सिंबल्स हैं बेसिकली। ठीक है, हम तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ताकि वो यूजर के लिए इजी टू रीड हो, इजी टू इंटरप्रेट हो। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम के लिए a b c या प्लस माइनस कुछ नहीं है, उसके लिए कोडिंग होती है बेसिकली। आप डीएलडी में पढ़ रहे होंगे कि हमारे पास वो मशीन लैंग्वेज का कोड बन रहा होता है, वो बाइनरी लैंग्वेज में होता है, 1-0 की फॉर्म में होता है। एक बात। दूसरी बात ये कि हम जब ए की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए तो वो ए है, लेकिन वो कंप्यूटर के लिए वो ए नहीं है बल्कि वो कोई एड्रेस है। बी कोई एड्रेस है। तमाम वेरिएबल क्या है, एड्रेसेस हैं। तमाम इंस्ट्रक्शंस क्या है, कोई ना कोई एड्रेस है। तो इसका मतलब है जब भी उस वेरिएबल पे काम करना है तो हमें उस एड्रेस को एक्सेस करना है, उस एड्रेस पे जाके हमें वैल्यू को फेच करना है। या तो हम उस पर रीड करेंगे या हम उस पर जाके राइट करेंगे, दो ही काम कर रहे होते हैं। तो अब ये बात होती है कि इन एड्रेसेस की बाइंडिंग कब होगी। ठीक है, बाइंडिंग का मतलब है जोड़ना, यानी वो जो ए हमने लिखा है उस ए के पीछे जो एड्रेस होगा उसको इसके साथ लिंक अप किया जाएगा। तो कहते हैं कि हमारे पास 3 तरीके से हो सकती है। एड्रेस बाइंडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा टू मेमोरी एड्रेसेस कैन हैपन एट 3 डिफरेंट स्टेजेस। किसकी बाइंडिंग कर रही हैं? इंस्ट्रक्शंस की और डेटा की टू द मेमोरी एड्रेसेस। ठीक है, तो चाहे वो इंस्ट्रक्शन है चाहे वो हमारे पास डेटा है। डेटा का मतलब वो वेरिएबल है, कोई एरे है, कोई लिस्ट है, कोई फाइल है, व्हाटएवर जो भी है, तो उन सबको हमने बाइंड करना है, यानी उनके साथ उनका हमने एक एसोसिएटिव एड्रेस बनाना है। वो एड्रेस की बाइंडिंग कब होगी, उसके 3 हमारे पास टाइम हो सकते हैं। नंबर 1 कंपाइल टाइम, लोड टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम। कंपाइल टाइम क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा कि आप सी का प्रोग्राम बनाते हैं, उसके बाद आप फिर उसको पहले कंपाइल करते हैं, फिर आप उसको रन करते हैं। बाज़ लैंग्वेजेस में इस तरह होता है, बाज़ लैंग्वेजेस में, अब जैसे पाइथन वगैरह है वो इंटरप्रेटर लैंग्वेजेस हैं, तो उसमें बेसिकली कंपाइल नहीं होता, वो डायरेक्ट बस रन ही हो जाता है उसके अंदर, वो रनिंग के अंदर ही बेसिकली उसकी एग्जीक्यूशन हो रही होती है। तो कंपाइलिंग का क्या मतलब होता है कि इफ मेमोरी लोकेशन नोन इन प्रायर, प्रायर का मतलब है कि पहले से हमें पता हो, तो एब्सोल्यूट कोड कैन बी जनरेटेड, मस्ट रिकम्पाइल कोड इफ स्टार्टिंग लोकेशन चेंजेस। तो होता ये है कि जब हम कंपाइल टाइम के अंदर इनकी बाइंडिंग कर देते हैं, जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो आपने लिखा हुआ है ए, तो ए के पीछे कोई एड्रेस ए के साथ लिंक अप हो जाएगा। सपोज करें ए का एड्रेस है 1015, फिर आ गया बी, तो बी के लिए कोई एड्रेस बन गया 1216। तो ये सारी जो बाइंडिंग हो रही है ये कब हो रही है? कंपाइल टाइम पे हो रही है। और ये कब हो सकती है? जब हमें पहले से पता हो कि इस वेरिएबल के लिए हमें इतनी स्पेस चाहिए, मतलब इंटीजर है, हमें पता है 4 बाइट चाहिए, फ्लोट है 4 बाइट चाहिए, लॉन्ग है 8 बाइट चाहिए, बाइट है 1 बाइट चाहिए, एंड सो ऑन।
तो जो हमारे स्टैटिक वेरिएबल होते हैं या स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होती है वो कंपाइल टाइम पे की जा सकती है, क्योंकि हमें उसका साइज ऑलरेडी पता होता है। जब हम डिक्लेयर करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये जो वेरिएबल ए है ये इंटीजर टाइप का, तो एग्जैक्टली इसके लिए 4 बाइट ही चाहिए होंगे। तो इसको इस जो होती है जो बाइंडिंग जो कंपाइल टाइम पे होती है उसे हम कहते हैं कंपाइल टाइम बाइंडिंग। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे जी लोड टाइम के ऊपर होती है। अच्छा, कंपाइल के बाद लोडिंग का प्रोसेस होता है। लोडिंग का प्रोसेस का मतलब ये होता है कि हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स हैं, ये डायग्राम है हमारे पास, हाँ ये, जिसमें उसने बता रखा है कि हमारे पास सोर्स प्रोग्राम, उसके बाद कंपाइलर या असेंबलर यहाँ पे, ठीक है, ये कंपाइल टाइम हो गई। फिर हमारे पास है ऑब्जेक्ट कोड बनता है कंपाइल टाइम के बाद। फिर ऑब्जेक्ट मोड में जो हमारे अदर ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स होते हैं जो आपके आपको बिल्ट इन फंक्शन वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे सी के अंदर वो प्रिंट एफ, स्कैन एफ वगैरह होते थे, तो वो आप जो है वो उसमें लिंक कर रहे होते हैं। लिंक करने के बाद फिर हमारा ये लोड मॉड्यूल बनता है और उसके बाद फिर हम एग्जीक्यूशन की तरफ आते हैं और ये हमारा सारा लोड टाइम कहलाता है। तो हम बात कर रहे थे कि लोड टाइम की जो कैलकुलेशन है, जो बाइंडिंग होती है, इट मस्ट जनरेट रीलोकेटेबल कोड इफ मेमोरी लोकेशन इज नॉट नोन एट द कंपाइल टाइम। तो लोड टाइम के ऊपर जो कोड जनरेट होता है वो फाइनल कोड नहीं होता, लेकिन एक कोड जनरेट कर दिया जाता है। आप इसको यूं समझ लें कि जब आप एग्जाम देते हैं इसका मैट्रिक का या इंटरमीडिएट का, तो आप अपने पेपर पे एक रोल नंबर लिखते हैं। सपोज करें आपने रोल नंबर लिखा 10, ठीक है। अब जब वो पेपर जाता है आपके एग्जामिनेशन सेंटर या जहाँ भी बोर्ड के पास, जहाँ पे भी वो चेक होना होता है, तो वो जो आपका रोल नंबर 10 है वो वहाँ से हटा दिया जाता है, वो फाड़ दिया जाता है और उसको एक नया रोल नंबर दे दिया जाता है। वो 10 के बजाय हो जाएगा, हो सकता है 250, ठीक है। अब आपने जो रोल नंबर दिया वो 10 था, पेपर जब चेक होगा तो वो 250 पे होगा, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो दोबारा वो आपको 10 के साथ ही शो करवाएगा। इसका रीजन मकसद ये होता है सीक्रेसी करना, ताकि लोग अप्रोच ना करें कि जी ये मेरा पेपर है या मेरा रोल नंबर है ये, क्योंकि आपको तो 10 का पता होगा, अब आपको ये नहीं पता होगा कि 10 से जो है वो आपका जो नया रोल नंबर बना है, जिसे हम कहते हैं फिक्टिशियस रोल नंबर, वो क्या रोल नंबर है, वो 250 है, 350 है, व्हाटएवर, ये सीक्रेसी के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे भी आप यही कॉन्सेप्ट समझ लें कि आपके पास जो एड्रेस जनरेट हो रहा होता है वो हमारा रीलोकेटेबल एड्रेस होता है, ठीक है। और रीलोकेटेबल एड्रेस का मतलब ये होता है कि ये फाइनल एड्रेस नहीं होता, ये आगे जाके कैलकुलेट होगा, लेकिन एड्रेस निकल आता है, इतना आप समझ लें। बाइंडिंग हो जाती है लेकिन ये बाइंडिंग आगे जाके चेंज हो जाएगी, फिलहाल इसको इतना ही समझ लें। तीसरे नंबर पे जो होती है वो होती है एग्जीक्यूशन टाइम। ये वो बाइंडिंग है जो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए की जाती है। मेमोरी एलोकेशन दो तरह की होती है, एक होती है स्टैटिक और एक होती है डायनामिक। स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स, ठीक है। जैसे हमने कहा है कि एक इंटीजर डिक्लेयर किया तो ये क्या हो गया, हमारा स्टैटिक हो गया। लेकिन अगर आप जावा में या पाइथन में कोई लिस्ट बनाते हैं तो वो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है। और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब है, हो सकता है अभी लिस्ट के अंदर आपने 2 वैल्यूज डाली हैं, आगे चल के आप फिर उसकी वैल्यूज में 3 कर दें, फिर 4 कर दें, फिर 5 कर दें, तो उसका साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा। पहले वो 2 के लिए सपोज करें वो 10 बाइट ले रहा था, अब जब आपने 4 किया तो वो 20 बाइट लेने लग गया। और ये जो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है ये रन टाइम पे होती है, यानी पहले से नहीं फिक्स होती है, यूजर के ऊपर भी डिपेंड करती है। यूजर भी रन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन एलोकेट कर सकता है। तो इन दैट केस जो है, अब अगर जो बाइंडिंग होगी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की, तो इसको हम कहते हैं ये एग्जीक्यूशन टाइम पे होती है। तो बाइंडिंग delayed until the runtime if the process can be moved during its execution from one memory segment to the another memory segment। और खास तौर पे जब आपका जो प्रोसेस है अगर वो एक मेमोरी सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में मूव कर जाए तो उसको हम कहते हैं कि उसकी जो बाइंडिंग है वो डिले होगी एग्जीक्यूशन टाइम तक। ये 3 तरह की हमारी स्कीम्स हैं जिसके थ्रू हम जो है अपने एड्रेसेस को बाइंड करते हैं। ये थ्योरेटिकल डिस्कशन है, इसको आप बस पढ़ लें, बहुत ज़्यादा इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, लेकिन ये कि आपको आइडिया होना चाहिए कि बेसिकली हम, क्योंकि हम इसको आगे जाके इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर वो कहता है कि हमारे पास जो है एड्रेसेस 2 तरह के हो सकते हैं, लॉजिकल वर्सेस फिजिकल एड्रेस स्पेस। लॉजिकल एड्रेस कौन सा होता है, दैट इज जनरेटेड बाय द सीपीयू और आल्सो रेफर्ड एज द वर्चुअल एड्रेस। कि सीपीयू जो एड्रेस जनरेट करेगा वो हमारे पास कहलाएगा आपका लॉजिकल एड्रेस स्पेस। यहाँ पे आप एक डायग्राम देखें, यहाँ पे एक ये सीपीयू है और सीपीयू ने एक एड्रेस जनरेट किया 346। दिस 346 इज द लॉजिकल एड्रेस स्पेस और वर्चुअल एड्रेस स्पेस, ठीक है, हो गया। अच्छा, अब लॉजिकल एड्रेस स्पेस को कन्वर्ट किया जाता है टू द फिजिकल एड्रेस स्पेस। ये अगेन इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे आपको एक एमएमयू नजर आ रहा है। एमएमयू स्टैंड फॉर द मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। तो द जॉब ऑफ द एमएमयू इज टू कन्वर्ट योर लॉजिकल एड्रेस स्पेस इनटू द फिजिकल एड्रेस स्पेस। तो यहाँ पे आप जो है उसको फिजिकल एड्रेस स्पेस में कन्वर्ट करते हैं। और जो फिजिकल एड्रेस स्पेस है ये बेसिकली वो एड्रेस है जो कि एक्चुअली मेमोरी में मिलेगा, ठीक है। तो सीपीयू से जो एड्रेस जनरेट करेगा 346, वो मेमोरी में 346 नहीं होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा और कन्वर्ट होने के बाद जो है वो
किसी और एड्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको हम फिजिकल एड्रेस कह रहे हैं, और वो एड्रेस हमें बेसिकली मेमोरी में जाके मिलेगा। अगेन वो एग्जांपल है कि आपने एक जो रोल नंबर लिखा वो कुछ और है, जब पेपर चेक किया जाएगा तो उसका रोल नंबर कुछ और होगा। और ये चेंज कौन करेगा? ये हमारा एक यूनिट है मेमोरी में जिसे हम कहते हैं MMU, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। कहते हैं जी लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेसेस आर द सेम इन द कंपाइल टाइम एंड लोड टाइम एड्रेस बाइंडिंग स्कीम्स, ठीक है, और बट दे आर डिफर इन द एग्जीक्यूशन टाइम एड्रेस बाइंडिंग स्कीम। अभी जो हमने पढ़ा था उसमें वो ये बात कह रहा है कि जो लॉजिकल और फिजिकल है वो कंपाइल टाइम और लोड टाइम पे क्या होते हैं? सेम होते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन टाइम पे क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। हमने कहा ना 3 तरह की हमारी बाइंडिंग स्कीम्स हैं, तो अगर पहली 2 हैं तो फिर तो लॉजिकल और फिजिकल सेम है, लेकिन अगर हम एग्जीक्यूशन टाइम के ऊपर कर रहे हैं बाइंडिंग तो फिर हमारा लॉजिकल और फिजिकल जो है वो एंटायरली एक दूसरे से डिफरेंट है। क्लियर है क्लास? ये बात, ये थ्योरेटिकल डिस्कशन है, इसमें कोई इतना ज्यादा इशू नहीं है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको उम्मीद है कि क्लियर हो जाएगा। कोई इसमें क्वेश्चन है? नहीं तो हम आगे चलें। नो सर, आगे चले। अच्छा जी, तो आप यहाँ से इसकी डिस्कशन पढ़ लीजिएगा। तो जो कन्वर्जन करेगा, जो हमारी CPU लॉजिकल एड्रेस को एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग में CPU लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करेगा, वो जो यूनिट है वो हमारा क्या कहलाएगा? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट कहलाता है। अच्छा, अब ये मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट काम कैसे करता है? यहाँ पे आप देखें तो एक हम रीलोकेशन रजिस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, एक रजिस्टर है जिसे हम कह रहे हैं रीलोकेशन रजिस्टर। अच्छा, ये रीलोकेशन रजिस्टर जो है इसमें कोई वैल्यू है 14,000 है, लॉजिकल एड्रेस आया हमारे पास 346, इसने ये रीलोकेशन रजिस्टर की जो वैल्यू है वो हमने इसमें ऐड कर दी, और जो हमारा फिजिकल एड्रेस बना वो हमारा 14,346 निकला। अच्छा, अब ये क्यों होता है ऐसे? मतलब एग्जीक्यूशन टाइम के ऊपर देखिए, अब एग्जीक्यूशन टाइम में हमने बताया कि हमें ये कंफर्म नहीं होता कि हमें कितनी स्पेस चाहिए, ठीक है। कोई जो हमारा लिस्ट है या हमारा कोई डायनामिक एरे है उसका साइज फिक्स नहीं है। अगर तो साइज फिक्स होता तो फिर तो इसको हम कंपाइल टाइम पे या लोड टाइम पे कर देते, लेकिन अब चूंकि उसका साइज फिक्स नहीं है तो हम कितनी उसके लिए एड्रेस मेमोरी एलोकेट करें? 2 बाइट, 4 बाइट, 10 बाइट, 100, 200, 1000, तो ये तो डिपेंड कर रहा है ना। जब रन टाइम पे जाएगा प्रोसेस तो फिर हमें पता चलेगा कि उसको कितनी मेमोरी चाहिए। तो इस वजह से जो है हमारा जो हमारा CPU एड्रेस है वो डिफरेंट है और लॉजिकल एड्रेस जो है वो हमारा डिफरेंट है। अच्छा, अब वो MMU को डिफाइन किया हुआ है उसने कि हार्डवेयर डिवाइस दैट रन एट रन टाइम एंड दैट कन्वर्ट्स और मैप्स वर्चुअल टू द फिजिकल एड्रेस, many methods possible converted to the rest of this chapter। इसमें हम जो चैप्टर आगे चल के पढ़ेंगे बेसिकली जो पेजिंग और सेगमेंटेशन वो यही काम कर रही होती हैं। Simple scheme where the values the relocation register is added to the every address generated by the user process at the time it is sent to the memory। तो कह रहा है एक सिंपल स्कीम ये हो सकती है कि हम relocation register की वैल्यू जो है उसमें हम ऐड कर दें, और ऐड करने के बाद जो है वो उसको हम उसमें फिजिकल एड्रेस जनरेट कर लें। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा क्लास। अच्छा, मुझे CR कह रहे थे कि कोई क्विज है आप लोगों का, किस सब्जेक्ट का क्विज है जी आप लोगों का? सर इंग्लिश का। सर इंग्लिश का है। क्विज ऑनलाइन होगा? जी सर। जी सर LMS पे। LMS पे सर, LMS पे है। नहीं, LMS पे है मतलब टीचर आपको क्वेश्चन देगा, फिर आप लोग करेंगे तो आप तो साथ वाले ब्राउजर में गूगल खोलेंगे, वहां से आंसर निकाल लेंगे। जी सर, ऐसे ही है, MCQ ऐसे ही ऐसे हो है। रहे हैं सर। तो फिर फायदा क्या क्विज करने का है? सर नहीं, गूगल खोलने से भी नहीं मिलता सर, गूगल खोलने से भी आंसर नहीं मिलता। ये तो फिर बहुत बड़े आप जो है ना वो यानी कि क्या कहूँ आपको, बहुत बड़े बुकरात हैं जिनको गूगल करने से भी आंसर नहीं मिलता। सर टाइम बहुत कम होता है सर, गूगल करने का टाइम भी नहीं मिलता सर, इतना टाइम कम देती है मैम। तो वो क्या MCQs टाइप सर टाइम बहुत होता किस तरह के होते हैं या सब्जेक्टिव ये होता है? सर MCQs सर MCQs होते हैं पर टाइम बहुत कम होता है। कितना सर टाइम इतना टाइम और होता उसको आपने सबमिट नहीं करना होता है, LMS पे करना होता है? सर 50 मिनट है। होते सर हैं 10 MCQs हैं। अच्छा, एक MCQs के लिए 50 मिनट तक होता है सर मिनिमम। सर टाइम तो खुला होता है। आपने जो आंसर देने होते हैं वो LMS पे देने होते हैं? ये सर उसी पे Yes, देने होते हैं। sir. MCQs होते हैं सर। हुआ होता है, ऑप्शन नजर आ रही होती है, बस आपने उसको सिलेक्ट करना होता है।
ये सर ठीक करना है और एंड पे आपको बता भी देता है कितने सही है, टोटल नंबर वगैरह, ग्रेड, हर चीज। अच्छा अच्छा, चलें फिर हम भी करेंगे किसी दिन कोई, ठीक है। नो सर वैसे सर, था बिल्कुल इजी था। ठीक है सर, एलएमएस पे करना सर। सर वो उन्होंने ना 50 मिनट दिया हुआ था और एक क्वेश्चन था, उसको सोल्व करना था और उसका आंसर जो है वो फाइंड करना था। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, मैंने देखा नहीं है 50 तो मैं मिनट चेक बहुत करूंगा खुला कैसे टाइम होता है होता क्विज, है। अगर हुआ तो मुझे ठीक लगा तो फिर मैं भी करता हूँ एक क्विज। तो डिपार्टमेंट क्या है जी, ओके एक सर, क्विज ओके। जरूर करें आप तमाम सब्जेक्ट्स का ना। तो दो असाइनमेंट, दो क्विज की बात की उन्होंने, तो हमारी एक असाइनमेंट हो गई है। दूसरी असाइनमेंट मैं आपको आज कर दूंगा, वो डेडलॉक के हवाले से होगी, बैंकर्स एल्गोरिथम के हिसाब से। फिर जब ये चैप्टर खत्म होगा तो इसमें से फिर हमारी एक असाइनमेंट और बनेगी, 3 असाइनमेंट है हमारी। एनीवे जी, तो हमारा है एमएमयू। अच्छा, ये हमारी क्लास शायद खत्म हो जाएगी अभी, तो उसको हम स्टार्ट करेंगे दोबारा। टाइम खत्म हो गया, पहले टाइम लिमिटेशन खत्म कर दी थी, अब दोबारा वो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन कर दी है। हम 11:30 तक अपनी क्लास लेके जाएंगे, फिर 11:30 पे एंड करेंगे। तो अगर क्लास खत्म होती है तो हम दोबारा फिर फौरन जूम मीटिंग दोबारा स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे एमएमयू के हवाले से। तो कहते हैं कि जी एमएमयू की डिफरेंट स्कीम्स हो सकती हैं। सिंपल एक स्कीम ये है कि जिसमें हमने एक रीलोकेशन रजिस्टर में कोई वैल्यू है और वो हम ऐड कर रहे हैं अपने लॉजिकल एड्रेस के अंदर, तो इसको हम कह देते हैं जी हमारा ये एमएमयू है। अच्छा जी, एक है डायनामिक लिंकिंग। जैसे हमने कहा कि स्टैटिक लिंकिंग होती है कि सिस्टम लाइब्रेरीज एंड प्रोग्राम कोड कंबाइंड बाय द लोडर इनटू द बाइनरी प्रोग्राम, ठीक है। और डायनामिक लिंकिंग होती है दैट इज द लिंकिंग पोस्टपोन अंटिल द एग्जीक्यूशन टाइम। वही बात है कि जो भी डायनामिक का वर्ड आ जाता है तो हम बात जो है वो डिसीजन डिले कर देते हैं एग्जीक्यूशन टाइम तक, चाहे वो हमारी एड्रेस बाइंडिंग है, चाहे वो हमारी लिंकिंग है। लिंकिंग किसकी होगी? डिफरेंट किस्म की आपके पास जो आपने अपने प्रोग्राम में फंक्शन कॉल किए हैं, प्रिंट का फंक्शन है, स्कैन का फंक्शन है, टाइप का फंक्शन है, लेंथ का फंक्शन है। तो अब ये फंक्शन आपने तो अपने प्रोग्राम में डिफाइन नहीं किया, ये किसी और फाइल में डिफाइन हुए हैं बेसिकली। तो वो आपकी फाइल के साथ क्या होंगे? लिंक होंगे। आप उसी में इंक्लूड का कॉन्सेप्ट क्या करते थे ना, इंक्लूड करते हैं। पाइथन करेंगे तो या जावा करेंगे तो वहाँ पे इंपोर्ट का कॉन्सेप्ट होता है। तो जो आप इंपोर्ट कर रहे होते हैं फाइलें, वो आपके प्रोग्राम के साथ लिंक अप हो रही होती है। तो ये उसकी बात करता है। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपनी, ये तो जो थी बैकग्राउंड था। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्वैपिंग। स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपके पास, अभी हमने कहा कि हमारे पास जो रैम है उसका साइज फिक्स है। सपोज करें आपकी रैम का साइज है 1 GB, ठीक है। उसमें से कुछ तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने ले लिया, बाकी पीछे बचा हमारे पास सपोज करें 800 MB। अब आपके पास प्रोसेसेस आ गए 200 के 4 प्रोसेसेस, तो इसका मतलब है वो 800 MB तो फुल हो गई। अब एक नया प्रोसेस आना चाहता है 100 MB का, लेकिन आपके रैम में स्पेस नहीं है। तो अगर रैम में स्पेस नहीं है तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो उसका एक सोल्यूशन है स्वैपिंग। स्वैप करने का मतलब होता है जगह चेंज करना। तो यहाँ स्वैपिंग का मतलब ये है कि आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में प्रोसेसेस रन हो रही हैं, उनमें से किसी एक प्रोसेस P1 को उठा के इस रैम में से निकाल के स्वैप आउट कर दें और उसको किसी सेकंड मेमोरी में स्टोर कर दें। इसको हमने बैकिंग स्टोर का नाम दिया है। नॉर्मली आपकी हार्ड डिस्क होती है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि आपके पास A B C D 4 प्रोसेस थे, हर एक का साइज 200 था और 800 फुल हो गए। बाकी 200 आपके ओएस के पास थे, 1000 MB फुल हो गई। अब आपने एक नया प्रोसेस लोड करना है, तो आपने P1 को जो कि 200 MB का था, इस रैम में से स्वैप आउट कर दिया और उसको बैकिंग स्टोरेज पे या सेकेंडरी स्टोरेज पे सेव कर दिया। इसका नतीजा क्या होगा कि ये जो 200 MB रैम P1 की स्पेस थी, ये क्या हो गई? एम्प्टी हो गई, ठीक है। अब जब ये एम्प्टी स्पेस हो गई तो वो जो प्रोसेस, नया प्रोसेस आ रहा है, वो आप इसमें इस जगह पे लोड कर सकते हैं। ओके, अब कुछ देर के बाद इन प्रोसेस में कोई एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया, सपोज करें P4 कंप्लीट हो गया। जब P4 कंप्लीट हुआ तो सिस्टम से निकल गया, तो ये स्पेस एम्प्टी हो गई। तो जब ये स्पेस एम्प्टी हो गई तो जिस प्रोसेस को आपने स्वैप आउट किया था, फिर आप उसी प्रोसेस को दोबारा वापस मेमोरी में लेकर आएंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल स्वैप इन, ठीक है। यानी प्रोसेस को मेमोरी से, रैम से निकालना, दैट इज कॉल्ड स्वैप आउट। और फिर वापस उस प्रोसेस को किसी प्रोसेस को बैकअप स्टोरेज से मेमोरी में लाना, दैट इज कॉल्ड स्वैप इन। तो ये हमारे पास कहलाता है स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट। और ये कब होता है? कि जब हमारे पास नए प्रोसेस को लोड करने के लिए हमारे पास रैम में स्पेस नहीं होती, ठीक है। इसको रोल आउट रोल इन भी कह रहे हैं कि हम एक प्रोसेस को निकालेंगे और फिर दूसरे प्रोसेस को वापस ले आएंगे। तो अ प्रोसेस कैन बी स्वैप्ड टेम्पररी आउट ऑफ द मेन मेमोरी टू द बैकिंग स्टोरेज एंड देन ब्रॉट बैक टू इनटू द मेमोरी टू कंटिन्यू एग्जीक्यूशन। तो एक स्वैप आउट होगा, स्वैप इन होगा। अब इसमें इश्यूज क्या आते हैं? इसमें इश्यूज ये आते हैं कि हमारे पास जो डेटा ट्रांसफर का जो टाइम है ना, वो हमारा जाया होगा। जाहिर बात है, आप एक प्रोसेस को उठाएंगे 200 MB को, यहाँ से उठा के इधर ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर में कोई टाइम लगेगा। फिर उस प्रोसेस को उठाएंगे और दोबारा वापस उठा के वापस लेकर आएंगे, फिर उसके अंदर टाइम स्पेंड होगा। तो जितनी ज्यादा आप स्वैपिंग करेंगे उतना ज्यादा डिले ऐड हो जाएगा। और जब डिले ऐड होगा तो इसका मतलब है हमारा जो है वो, ये हमारा टाइम एंड हो गया है। यस,